सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं जिज्ञासा बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास के बारे में कि किसी भी परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा। देखो, हम पीरियोडिक टेबल पढ़ चुके हैं क्लास 10। बेसिकली जो वीडियो है मैंने क्लास 10 के बच्चों के लिए बनाया जिन्हें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है वैलेंसी निकालने में। ठीक है, वैसे 9 के लिए भी, ये क्लास 9 के लिए भी वीडियो यूजफुल है, लेकिन जैसे कि क्लास 9 के बच्चे अगर चैप्टर 3 और 4 पढ़ चुके हैं तो इन्हें ये सारी चीजें इजीली समझ में आएगी। फिर भी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास में बहुत सारे अलग अलग तरीके के तत्व मिलते हैं। पूरी हमने पीरियोडिक सारणी, हमारी आवर्त सारणी पढ़ चुके हैं। देखा है हमने कि 118 तरीके के तत्व जो है आज तक खोजे जा चुके हैं। और ये सारे जो तत्व है किस चीज से मिलकर के बने हुए थे। हम देखते हैं कि हाइड्रोजन का एक परमाणु है, हीलियम का परमाणु, लिथियम का परमाणु, बेरिलियम का परमाणु, या फिर इस आवर्त सारणी में जितने भी परमाणु हैं सबके अपने अपने गुणधर्म हैं। लेकिन अल्टीमेटली जब हम देखते हैं तो ये सारे के सारे तत्व जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर ही तो बने हुए हैं। सारे के सारे तत्व जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही मिलकर के बने हुए हैं। तो फिर इनमें ऐसा क्या हो जाता है कि ये एक दूसरे से इतने अलग अलग गुणधर्म शो करते हैं या फिर इतने अलग अलग गुणधर्म दर्शाते हैं। अगर यहाँ पर मैं सोडियम को देखूं तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है। क्लोरीन को देखूंगी तो वो भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से ही बना हुआ है। फिर क्यों आपस में ये इतने अलग अलग है। इन दोनों को जब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, इन दोनों की जब हम तुलना करते हैं तो सोडियम के बिल्कुल अलग गुणधर्म है, ये धातु होता है। इसके बिल्कुल अलग गुणधर्म है, ये अधातु होता है। ये अच्छा चालक होता है, मतलब जितने भी मेटल्स में आ रहा है तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है ये। और ये जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं ये सारे अचालक होते हैं। तो ऐसा क्या हो जाता है कि ये क्या डिफरेंसेस है, ऐसी क्या चीज है जो इनको एक दूसरे से इतना भिन्न बनाती है। तो उसी चीज के बारे में आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारे आसपास में जितने भी तत्व मिलते हैं वो किसके मिलकर के बने हुए हैं। अगर मैं एक एटम की बात करूं या फिर एक परमाणु की बात करूं तो हमें क्या पता है कि जो एक परमाणु है, अगर हम परमाणु की संरचना का एक बेसिक आइडिया लें कि परमाणु क्या होता है, तो परमाणु किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। हाँ, कि मैटर जो है, मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। पदार्थ जो है वो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। फिर उन परमाणुओं को फिर से और तोड़ा जाता है, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक, तो यहाँ हमें पता है, हम थ्योरीज को डिस्कस नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर आ रहे हैं कि अगर मेरे पास में एक परमाणु है, मान लो ये परमाणु है मेरे पास में ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? 8 है कि नहीं है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है। ठीक है, लेकिन जब ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 है, इसका क्या मतलब है? कुछ मतलब भी तो होना चाहिए। जब मैं कह रही हूँ कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है, सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, तो क्या दर्शा रही है ये चीजें? ये बेसिक चीज हमारे यहाँ पर समझने की बात है। तो सबसे पहले अगर हम एक एटम की बात करें, कोई सा भी परमाणु ले लेते हैं, हम किसी भी पदार्थ का कोई भी परमाणु अगर उठा ले, तो दुनिया में कोई सा भी परमाणु अगर आप उठा लो तो वो परमाणु 3 चीजों का मिलकर के बना हुआ है। पहला है इलेक्ट्रॉन, जिसे हम E- से शो करते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, जिसे हम P+ से शो करते हैं। और तीसरा है न्यूट्रॉन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में इनको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही बोलते हैं, जिसे हम N से दर्शाते हैं। और N के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश है ऋणात्मक, प्रोटॉन का आवेश है धनात्मक, और यहाँ पर न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं है, न्यूट्रल होता है, ये कोई भी आवेश नहीं दर्शाता है। तो दुनिया का अगर हम कोई सा भी परमाणु अगर लेते हैं तो वो परमाणु बेसिकली किस किस चीज से मिलकर के बना होगा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर के बना हुआ होगा। जिसमें अब अरेंजमेंट कैसा है ये, है ना?
अरेंज कैसे हुए हुए, ऐसा तो है नहीं कि बॉक्स लिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भर दिया और बन गया हमारा परमाणु, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, ऐसी चीजें नहीं है, केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो एक सिस्टमेटिक मैनर में बहुत ढंग से अरेंज किए हुए हैं। कैसे अरेंज किए हुए हैं इसका रफ आइडिया हम लेते हैं। आपने सौर मंडल के बारे में तो सुना ही होगा, 5th क्लास में आ जाता है, सौर मंडल के बारे में हमने सबने सुना है। इसका एक रफ पिक्चर भी हमारे आइडिया में है। जब मैं सौर मंडल के बारे में बोलती हूँ तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ जो ग्रह है अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो कुछ उसी से मिलता जुलता स्ट्रक्चर होता है, कुछ उसी तरीके का रफ पिक्चर होता है हमारे एक परमाणु का। परमाणु में क्या होगा, बीच में जैसे हमने पढ़ा है कि सौर मंडल से कंपेयर कर रही हूं ना मैं, तो यहाँ पर सौर मंडल का जो सूर्य होता है, जैसे सौर मंडल का जो केंद्र है वो क्या है, सूर्य है, वैसे ही परमाणु में जो केंद्र होता है उसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। तो यहाँ पर बीच में यहाँ हमारी नाभि होती है, ठीक है। ये क्या है, केंद्र है, किसका, परमाणु का केंद्र है। हम बिल्कुल जनरल बारे में बात करें, किसी एक एटम के बारे में नहीं पढ़ा रही हूँ, किसी एक तत्व के परमाणु के बारे में नहीं बता रही हूँ, हम सिर्फ स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि कैसा स्ट्रक्चर होता है एक परमाणु का, ठीक। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास में एक एटम है, परमाणु है, परमाणु का केंद्र क्या होता है, नाभि होती है। इस नाभि के अंदर क्या होता है, इस नाभि के अंदर बंद होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मतलब बीच का परमाणु का केंद्र जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। जैसे आपने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा है, वहां पर भी नाभि होती है ना, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो एक परमाणु का केंद्र होता है उसे हम नाभि ही बोलते हैं। इस नाभि के चारों तरफ होती है कक्ष, इस नाभि के चारों तरफ होती है कक्ष। पहली कक्ष, बेसिकली 4 मेजर कक्ष होती है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर वो चारों ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। और एक ये, ठीक है। हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। तो बीच में सेंटर में तो होगी नाभि, जिसके अंदर कौन बंद है, जिसके अंदर बंद है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होती है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंद होते हैं, बाहर नहीं आ सकते, वो न्यूक्लियस के अंदर, नाभि के अंदर पैक हैं। बचे कौन, इलेक्ट्रॉन। तो जिस प्रकार सौर मंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार परमाणु के इस पिक्चर में, परमाणु के इस फोटो के अंदर या फिर परमाणु के इस स्ट्रक्चर में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी इस नाभि के चारों ओर अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अब ये जो अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड स्टेट की। ग्राउंड स्टेट का क्या मतलब है कि बाहर से परमाणु को हमने कोई भी एनर्जी नहीं दी है। हम जिस स्ट्रक्चर के बारे में समझ रहे हैं उसमें हमें ये मान के चलना है कि इस परमाणु के अंदर, इस परमाणु में हमने, इस परमाणु के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनको हमने बाहर से कोई ऊर्जा कोई भी ऊर्जा उन्हें नहीं दी है। वो खुद ही अपने आप से जो भी उनके पास में ऊर्जा है उसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके वो घूम रहे हैं अपनी कक्षा में। बाहर से कोई भी हमने उसको दूसरी नई ऊर्जा नहीं दी है, हमारी तरफ से कोई भी ऊर्जा उसको प्रदान नहीं की गई है। तो बाहर क्या होगा, बाहर यहाँ पर कक्ष के अंदर क्या करेंगे, यहाँ पर कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाएंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मान लो मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, क्योंकि सबसे पहला जो हमारा तत्व है वो क्या है, हाइड्रोजन का है। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, यहाँ पर अगर मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, ठीक है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, मतलब हाइड्रोजन के अंदर क्या है, हाइड्रोजन के अंदर हमारे पास में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा। वैसे जो आपका परमाणु संख्या होता है वो क्या बताता है कि उस परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉन प्रेजेंट है। परमाणु संख्या क्या दर्शाता है, परमाणु संख्या क्या दर्शाएगा, प्रोटॉन की संख्याओं को दर्शाएगा, प्रोटॉन की संख्या।
परमाणु नंबर होता है प्रोटॉन की संख्या। अब आपको एक बार और बता दूं मैं कि परमाणु के अंदर जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उतने ही परमाणु में न्यूट्रॉन भी इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं बोल रही हूं कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के जो एटॉमिक नंबर है, ऑक्सीजन की जो परमाणु संख्या है वो 8 है, इसका मतलब ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन है और ऑक्सीजन के अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे। तो एक जनरल एटम के लिए प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की संख्या के। जब नॉर्मल एटम की बात कर रही हूं, जब इसने कोई भी बंध नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल, अभी इसने किसी के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं करी, कोई भी संयोजकता नहीं बनाया, कोई भी आयन वगैरह कुछ नहीं बनाया इसने। जनरली नया नया एटम है, हम बस उसके बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसे संयोजकता निकलेगी, कैसे बंध बनाएगा, वो सब बाद की बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन की संख्या बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे पता पड़ेगी? इलेक्ट्रॉन की संख्या पता पड़ेगी आपको उस एलिमेंट के, उस तत्व की परमाणु संख्या से। और परमाणु संख्या के लिए हमने पूरी टेबल याद कर ली है। पी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक अच्छे से मैं आपको सारी ट्रिक्स बता चुकी हूँ, पहले आपको वो याद होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो अब यहाँ हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जैसे मान लो ये है हमारे पास में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या है 1, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? कक्ष में चारों तरफ चक्कर लगाएगा, ठीक है। अब कुछ नियम होते हैं, ऐसा ही नहीं है कि यार यहाँ पे मेरे पास में 4 कक्ष है तो किसी के अंदर भी मैं इलेक्ट्रॉन को घुसा दूंगी, कहीं पर भी रख दूंगी, ऐसा नहीं होता। हर इलेक्ट्रॉन की अपनी निर्धारित कक्ष होते हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, बेसिकली वही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को कैसे इन कक्षों के अंदर रखा जाता है, किस कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम, मिनिमम, न्यूनतम कितने आ सकते हैं और अधिकतम कितने आ सकते हैं। कोई और रूल भी है क्या? ऐसा हो सकता है कि ये वाली आधी भरी हुई और बाद में इलेक्ट्रॉन इसमें भरने लग जाए, जो बेसिकली आपको कंफ्यूजन रहता है, 9th में आपका क्लियर नहीं हो पाता है, उसी चीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इस वाले स्लाइड पर हम बाद में आएंगे, पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि आपने 9th क्लास में क्या पढ़ा है। 9th क्लास में जो आपने पढ़ा होगा या फिर आपको जो भी जनरल बुक से आपको क्या मालूम हो सकता है कि हमारे पास में बेसिकली 4 टाइप के कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं हमारे पास में? कक्ष या फिर जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं। कितने टाइप की ऑर्बिट्स होती है हमारे पास में? 4 टाइप की ऑर्बिट होती है, के, एल, एम और एन। एक परमाणु में कितने प्रकार के कक्ष होंगे? कितनी कक्ष होंगी? 4 कक्ष होती है मेजरली। अभी तक हम डी ब्लॉक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो मेजरली आपको यहाँ पर 4 कक्षों के बारे में पढ़ाया जाता है, के कक्ष, एल कक्ष, एम कक्ष और एन कक्ष, के, एल, एम, एन ऑर्बिट्स। इन कक्षों की संख्या भी होगी, ऑब्वियस ही बात है ना। ऑर्डर हर चीज में चाहिए हमें, तो 1, दिस वन इज 2, 3 एंड 4। मतलब के कक्ष का संख्या क्या है? पहली कक्ष कौन सी होती है? के, दूसरी कक्ष होती है एल, तीसरी कक्ष होती है एम और चौथी कक्ष होती है हमारी एन। तो यहां पर अगर मैं इसे मेंशन करना चाहूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये मेरी हो जाएगी के कक्ष, है ना। नंबर 1 कक्ष हो जाएगी मेरी के, दूसरी कक्ष हो जाएगी मेरी एल, तीसरी कक्ष हो जाएगी मेरी एम और चौथी कक्ष हो जाएगी मेरी एन। के, एल, एम, एन नंबर भी हमने दे दिए हैं, ठीक है। अब किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसको डिसाइड करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला है। मन से नहीं भर सकते हैं कि के कक्ष है, चल इसमें 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एल कक्ष है उसमें हम 7 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, हमारी मर्जी से नहीं डाल सकते हैं। हमारे पास में इसके लिए एक फॉर्मूला है। एक कक्ष में इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसके लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके लिए हमारे पास में एक जनरल फॉर्मूला है 2n², या फिर आप कक्षों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसकी संख्या को ज्ञात करने के लिए आप ये फॉर्मूला लगाओगे 2n²।
मान लीजिए कि मैं K कक्ष की बारे में बात कर रही हूँ कि K कक्ष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करते हुए मुझे पता है कि K के लिए n का मान क्या हो जाएगा। K कितने नंबर की कक्ष है, पहले नंबर की कक्ष है, तो K क्या हो जाएगा यहाँ पर, K हो जाएगा यहाँ पर K के लिए जो n का मान है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। K के लिए n का मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जब मैं n बराबर 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास में आंसर क्या आता है, 2 इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और 2। मतलब के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, के शेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2। के शेल में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं भरे जा सकते हैं। उसी प्रकार अगर मैं एल शेल की बात करती हूँ, एल और सॉरी अगर उसी प्रकार मैं एल ऑर्बिट की बात करती हूँ या फिर एल कक्ष की बात करती हूँ, तो एल कक्ष के लिए एन का मान है हमारे पास में 2। तो इस फॉर्मूले में हम आगे पुट करते हैं इस चीज को, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर। अब यहां हमें पता है कि n का मान l के लिए कितना है, 2 है, क्योंकि l दूसरे नंबर की कक्ष है। तो यहां पर l के लिए मैं n का मान 2 पुट कर दूंगी, जिससे मेरे पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8। मतलब l कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी हो सकती है, 8। जैसे ही l कक्ष के अंदर आप 8 इलेक्ट्रॉन भर दोगे, अगले इलेक्ट्रॉन जो है वो फिर एन कक्ष एम कक्ष में जाकर के भरने लगेंगे। उसी प्रकार से अगर हम एम कक्ष के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालें तो एम कक्ष के लिए एन का मान है 3। पुट करते हैं यहां हम फॉर्मूला और आंसर निकालेंगे इसका हम, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड इंटू 2 इज इक्वल्स टू 18। मतलब एम शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, एम ऑर्बिट के अंदर, एम कक्ष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है 18। लास्ट एन के लिए भी निकाल लेते हैं कि अगर एन शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो एन के लिए एन का मान हो जाएगा, मतलब एन की जो संख्या है, एन ऑर्बिट की जो संख्या है, एन कक्ष की जो संख्या है वो 4 है। तो यहां पर फॉर्मूले में मैं क्या पुट कर दूंगी, 4। यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 16 का डबल 32। मतलब के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 8। एम शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 18। और एन शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 32। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास निकालते हैं, तो 18 तक तो सब कुछ ठीक चलता है ना, 18 तक तो सारी चीज़ें सही चलती है। लेकिन जैसे ही हम पोटेशियम पे आते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ बदलाव हो जाता है। हम देखते हैं कि एम शेल के अंदर हम मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन जब हम पोटेशियम के लिए, या फिर मान लो कि हम चलो स्टार्टिंग के कुछ निकाल करके देखते हैं कि हम स्टार्टिंग के 2-4 निकालते हैं। जैसे मान लो हम लिथियम का निकालते हैं, तो लिथियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास अगर मैं बनाऊं, तो लिथियम के लिए Z का मान कितना हो जाएगा, 3। मतलब लिथियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम के लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाते हैं, कितना क्या हो जाएगा हमारे पास में, बीच में है नाभि, नाभि से हमें कुछ नहीं बनाना है, इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, नाभि को कुछ मतलब नहीं अभी नाभि से, हम तो नाभि को ऐसे ही छोड़ देंगे। आगे देखेंगे, यहाँ पर ये नाभि हो गई हमारी सेंटर में। बाहर हम क्या बनाएंगे, कक्ष बनाएंगे, 3 कक्ष है, ये के कक्ष। के कक्ष में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अधिकतम 2 ही आ सकते हैं। मतलब इसको एक और कक्ष चाहिए होगी, क्योंकि उसके पास में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 कक्ष बना दी है। लिथियम के हमारे पास में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3। लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन को ये अरेंज करेगा, है ना, जमाने की कोशिश करेगा। जब ये जमाने जाएगा तो इसको इस रूल का सामना करना पड़ेगा। ये रूल नंबर 1 है हमारा, यहाँ पर इस रूल का सामना करना पड़ेगा। हमें क्या पता है कि किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्धारित होती है, और किस कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, पहली कक्ष जो कि के कक्ष है, उसमें अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर देती हूँ, ग्रीन कलर से मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन बना रही हूँ। यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हमारे पास में ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक है कितने इसके पास में, 3 है ना,
दो ही भरे हैं, मतलब अब जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो चला जाएगा एल कक्ष के अंदर। तो बचा हुआ भाई उसके अंदर भले 8 आ सकते हैं, हमारे पास में लिथियम के पास में बेचारे के पास में एक्स्ट्रा कितना बचा है, एक ही बचा है ना, तो एक ही भरेगा वो। मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे मान लो कि मैं बोल सकती हूँ कि मेरे बैग में 10 किताबें आ सकती हैं, है ना, लेकिन मेरे पास में 2 ही किताबें हैं, तो बैग में 2 ही डालूंगी ना, कैपेसिटी उसकी 10 की है, तो क्या हो गया, मेरे पास में जितनी किताबें होंगी उतनी तो मैं उस बैग में भरूंगी। वैसे ही जो हमारे पास में एल शेल है उसके अंदर अधिकतम तो 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन लिथियम के पास में भरने के लिए तो एक ही बचा है, उसके पास में टोटल 3 थे, पहली कक्ष के अंदर उसने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, इस एल शेल में चला जाएगा। तो यहां पर हम एक इलेक्ट्रॉन बना देते हैं, जम गया। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और बाद वाली शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, लिथियम का विन्यास क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2,1, मतलब पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल के अंदर, सॉरी, पहली ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑर्बिट के अंदर यहाँ पर हमारा एक तो लिथियम के लिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया है, इसी लिखा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया है कि पहली शेल के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन और बाद वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार अगर अब मैं ऑक्सीजन का बनाऊं तो ऑक्सीजन का बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी है, 8 है, मतलब ऑक्सीजन के पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले बीच में हम बनाएंगे उसकी एक न्यूक्लियस, ठीक। अब हम यहां पर बना लेंगे उसके शेल्स, तो 1 2, ठीक। मुझे क्या पता है कि इसके पास में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास में 8। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ऑक्सीजन की बात हो रही है। तो ऑक्सीजन के पास में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है। तो देखो अगर हम इस रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि इसके पास में भले ही टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहले शेल में कितने भर पाएगा, 2 ही भर पाएगा, ठीक है। अब 8 में से 2 तो पहले में भर गए, तो अगले में कितने भर सकते हैं, हमारे पास में 6 बचे हैं, ठीक है। और मैक्सिमम भरे कितने जा सकते हैं, दूसरे वाले में 8 भरे जा सकते हैं, लेकिन हमारे पास में 6 होंगे तो हम 6 ही भर देंगे। मतलब ऑक्सीजन के लिए पहले शेल के अंदर, के शेल के अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, पहले वाले में 2 ही आते हैं वैसे भी, और बचे हुए 6 हम बाद वाले में भर देंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। तो देख लो 2 अंदर, 3 4 5 6 7 8 भर दिया। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो गया, 2 और 8। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम का बनाना चाहूं तो चलो एक सोडियम का बना लेते हैं। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अगर मैं सोडियम का बनाना चाहूं तो सोडियम की परमाणु संख्या है 11, मतलब सोडियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं किसी भी ऑर्बिट के अंदर, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या पता, उस नियम के अनुसार हमें पता है कि पहली शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आ जाएंगे, ठीक है। अब इसके पास में है क्या 8 भरने के लिए, टोटल कितने हैं, 11, 11 में से 2 तो इसने भर दिए, बचे कितने, 9। लेकिन दूसरी शैल में कितने आएंगे, सिर्फ 8 ही आएंगे, तो 8 दूसरी शैल में भर जाएंगे। और तीसरी शैल में कितना भरेगा, एक ही भरेगा, एक भरेगा, क्यों, क्योंकि टोटल कितने हैं, 11, पहली शैल में 2 भर दिए, खत्म। अब 11 में से 2 तो भर दिए, बचे कितने, 9। दूसरी शैल कह सकती कि मैं 8 से ज्यादा नहीं भर सकती, तो 9 में से 8 दूसरी शैल में भर देगा। तीसरी शैल में भले ही 18 आ सकते हैं, तो क्या हुआ, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन है, तो हम तो तीसरी शैल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो यहाँ पर सोडियम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं यहाँ पर हम। तो 3 शेल चाहिए होगी इस बेचारे को, हमने देख लिया क्यों चाहिए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास में। तो 1 2 3, पहली शेल के अंदर इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, तो 1 और 2।
दूसरी में टोटल कितने भर जाएंगे, 8 भर जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए पूरे। अभी कितने हुए, 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। अभी भी एक एक्स्ट्रा बच रहा है, तो वो कहाँ चला जाएगा, बाहर यहाँ भर जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर उसने अपना इलेक्ट्रॉन को भर दिया है। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज हो जाते हैं कक्ष के अंदर, एक परमाणु की कक्ष के अंदर। तो ये चीज तो हमें समझ में आई कि थोड़ा बहुत, चलो 2 शैल तक तो हमें आइडिया मिल गया, तीसरी शैल तक तो भी हमें आइडिया मिल गया कि कैसे भरना है। ऐसे ही हम एक क्लोरीन के लिए बना लेते हैं। आपको भी ड्रॉ करने हैं, क्योंकि ये सारी चीजें सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आ रही है, हमें कार्बन एंड लुईस संरचना जब हम करेंगे तो वहां पर भी सारी चीजें हमारे काम आएगी। तो इसी तरीके से हम एक क्लोरीन का बना लेते हैं। क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, क्लोरीन की परमाणु संख्या है हमारे पास में यहाँ 17। मतलब क्लोरीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहली शेल के अंदर 2 भर सकते हैं, दूसरी शेल के अंदर 8 भर सकते हैं, 10 तो ये हो गए। तीसरी शेल के अंदर मैक्सिमम हम 18 भर सकते हैं, लेकिन इस बेचारे के पास में 7 ही है, तो ये 7 ही भर देगा। ठीक है, तो चलो क्लोरीन के लिए बनाते हैं हम। यहाँ पर बना रहे हैं हम क्लोरीन के लिए, लिख देते हैं क्लोरीन का सिंबल। चलो ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पर क्लोरीन के लिए। तो ये रहा हमारा न्यूक्लियस, बीच में नाभि। बाहर हम बनाएंगे कक्ष। कितने कक्ष चाहिए क्लोरीन को, दिख रहा है हमारे पास में कि क्लोरीन को चाहिए 3 कक्ष। तो पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, यहाँ पर हम सेकेंड शेल हमारा वापस बना लेंगे। तो ऊपर लिख दिए हमने कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो भर देते हैं जल्दी से। पहले में कितने आएंगे, 2, दूसरे में आ जाएंगे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ नहीं आएगा, गलती से बना दिया है, इसको डिलीट, इसको हम इरेज कर देते हैं। पहली शेल में तो सिर्फ 2 ही आ सकते हैं। बाहर आ जाएंगे हमारे पास में 8, और बचे कितने, अब 7 इलेक्ट्रॉन और बचे हैं, जो कहाँ चले जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे हमारा यहाँ पर। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 बन गया, क्लोरीन का स्ट्रक्चर बन गया। सेम इसी तरीके से अगर मैं इसके बाहर वाले शेल में 7 की जगह 8 इलेक्ट्रॉन बना देती, तो वो क्या हो जाता, वो एर्गन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता। तो इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बनते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब हम आते हैं पोटेशियम पर। ठीक है, वो रूल कैसे बना है 2n² वाला, वो भी मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके लिए आगे डिफिकल्टी लेवल हमें बढ़ाना पड़ेगा। अब हम बात कर रहे हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक नंबर या फिर परमाणु, सॉरी, अगर पोटेशियम का अगर मैं परमाणु संख्या देखूं, एटॉमिक नंबर देखूं, तो उसकी परमाणु संख्या है 19। मतलब उसका विन्यास होना क्या चाहिए, अगर हम रूल के अकॉर्डिंग बात करें, 2n² वाले रूल के अकॉर्डिंग बात करें, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए 2 8 और 9। पर क्या ऐसा होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम बनाते हैं, तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये नहीं होता है। बेशक 2n² वाले रूल से ये लिखा जाना चाहिए, लेकिन उस रूल के ऊपर एक और नियम लगता है, जो क्या कहता है, जो दूसरा नियम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए पढ़ना जरूरी है, वो ये है कि जो आपकी बाहरतम, सबसे आउटर मोस्ट शेल जो होगी, सबसे बाहरतम वाली शेल जो होगी, आपकी कक्ष जो होगा, उसके अंदर 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। एक रूल आपका ये भी कहता है कि जो आपकी आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहर वाली जो शेल है, उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम उस 2n² वाले पहले रूल के मुताबिक अगर हम
पोटेशियम का अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कितने आएंगे, 2 और 8 और 9। लेकिन दूसरा रूल क्या कह सकता है कि जो सबसे बाहर वाली कोश है, इसके लिए सबसे बाहर वाली कोश कौन सी हो गई है, ये हो गई सबसे बाहर वाली कोश है, उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। रूल है तो रूल है, मानना पड़ेगा हमें। तो नहीं भरे जा सकते हैं, तो क्यों नहीं भरे जा सकते हैं, क्यों नहीं भरे जा सकते, वो हम आगे इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो नहीं भरे जा सकते मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पर, मतलब इसको हम ऐसे भरेंगे, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो सबसे बाहर वाली कक्षा है उसके अंदर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। तो रूल ने बोल दिया तो एक इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना पड़ जाएगा, क्योंकि सबसे बाहर में कितने भर सकती हूँ, सिर्फ 8 ही भर सकती हूँ। तो एक इलेक्ट्रॉन रह गया बेचारे पोटेशियम का। थे कितने हमारे पास में, क्या नंबर है उसका, 19 संख्या है ना पोटेशियम की। तो नियम के अनुसार तो ये होना चाहिए, लेकिन वो नियम नहीं, उस नियम के ऊपर एक और नियम लगता है, नियम नंबर 2, जो क्या कह रहा है कि जो सबसे बाहर वाली कक्ष है उसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या सिर्फ 8 हो सकती है, 8 से अधिक नहीं भरी जा सकती है। बेशक कि जो एम शेल है उसके अंदर आप अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, लेकिन अगर वो एम शेल उस किसी परमाणु के लिए सबसे बाहर वाला कोश है तो उसके अंदर सिर्फ आप 8 इलेक्ट्रॉन ही भर पाओगे। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को आपको अगली कक्ष के अंदर डालना पड़ेगा। तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मेरा बच गया था जिसको मैंने अगली कक्ष में डाल दिया है। क्यों होता है ऐसा वो भी पढ़ेंगे, पहले कुछ रूल्स हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर अब मुझे पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा तो मैं कैसे उसको अरेंज करूंगी, हम यहाँ वो देख लेते हैं। तो यहाँ बीच में हमारे पास में न्यूक्लियस और बाहर हमारे पास में कक्ष 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 और फिर इसमें कितने आएंगे टोटल 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 2 और 8 10। बाहर कितने आने चाहिए थे भाई, वैसे तो इसमें तीसरी शेल में 18 आ सकते हैं, लेकिन नियम क्या कह रहा है, अगर सबसे एक्सटर्नल शेल हो गया, वो सबसे आउटर मोस्ट शेल हो रहा है, सबसे बाहर वाला कोश बन रहा है, तब आप उसके अंदर सिर्फ 8 ही भर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर 9 भर देती हूँ तो सबसे आउटर मोस्ट शेल रह जाता है, जिसकी वजह से इसमें से हम सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो अब दूसरे नियम के अनुसार हम एल शेल में भी सिर्फ कितने, के एल एम शेल के अंदर भी हम सिर्फ कितने भर सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक एक्स्ट्रा बन गया है, इसको इरेज कर देते हैं हम। ठीक है, क्योंकि 9 नहीं भर सकते ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, सबसे बाहर वाली शेल में चला जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके का पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया जाता है। तो रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, रूल नंबर 2 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे हमारे यहाँ पर रूल नंबर 2 क्या कहता है कि सबसे बाहर वाले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से अधिक नहीं हो सकती। एग्जाम्पल में क्या लिख देंगे हम इसका, पोटेशियम जिसका परमाणु संख्या क्या है 19 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2 8 8 और 1। क्यों, क्योंकि रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि जो सबसे बाहर वाला कक्ष है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से ज्यादा नहीं हो सकती है। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखूं तो ये क्या कर रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पोटेशियम के लिए इलेक्ट्रॉन विन्यास का इस रूल नंबर 2 को फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए ये
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास गलत हो जाएगा। और इस रूल को मानते हुए अगर मैं पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाती हूँ तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पोटेशियम के लिए सही होगा। आई होप आपको थोड़ा क्लियरिटी मिला है कि क्यों इस तरीके से बनाया जाता है। अब हम क्या करेंगे, हम सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को ड्रॉ नहीं करेंगे, हम इसको लिखेंगे। 30 तक हम लिखेंगे, फिर उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन आएंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। 10th क्लास तक 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना काफ़ी है। इसके आगे के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो आप 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखेंगे सबके लिए, सारे के लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर हमारे तत्व 30 तक लिख लेंगे हम, ठीक है। तो हमने पढ़ा है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। इसका अगला देखें, यहां पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे इनका। यहाँ पर हम Z लिख रहे हैं कि तत्व का नंबर क्या है और यहाँ पर हमारे तत्व के सिंबल बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे। टेबल नंबर 2 अगर हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो यहाँ पर हम वापस Z ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 12। 11 पर होता है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फोस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, एर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। यहाँ पर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। और लास्ट वाला जो कॉलम है, जो 10th स्टैंडर्ड में हमारे बेसिकली काम आता है, वो वैसे काम तो नहीं आता लेकिन फिर भी आउट ऑफ द क्यूरियोसिटी आप बच्चों ने पूछा था इसलिए मैं सिर्फ करवा रही हूँ इसे, कि ये कितना हो जाएगा है 21 22। तो क्या है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेंडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो ये तो हो गए हमारे 30 तक तत्व। उम्मीद करती हूँ कि सब आपको याद होने चाहिए, तभी हम थोड़ा इजी केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक संख्या क्या है, परमाणु संख्या क्या है, सॉरी परमाणु संख्या क्या है, 1 है। तो मतलब इसके पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम यहाँ पर K L M N के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें तो पहले में एक आ सकता है, भर गया है। दूसरे में हीलियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, K शेल पूरी भर गई। फिर इसके पास में कितनी है, 2 और 1। समझ में आ रहा है ना कि K शेल के अंदर मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, तो 2 भर दिए, बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, L में चला जाएगा। बेरिलियम के पास है तो पास 4 है तो 2 और 2। फिर बोरॉन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है तो पहली में 2 भर जाएंगे, बचे हुए 3 कहाँ चले जाएंगे, बचे हुए 3 चले जाएंगे L कक्ष के अंदर, जिसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2 और 3। इसी प्रकार हम सबके फटाफट लिख लेते हैं। यहाँ पर 2 4 2 5, ऑक्सीजन के लिए हमने बनाया ही था, 2 6, इसी प्रकार से 2 7 और ये हो गया 2 8। तो यहाँ पर क्या है, ये हमारी नोबल गैस है, एकदम डब्बा बना लेते इसके ऊपर, क्योंकि इस नोबल गैस के चक्कर में ही तो इतनी संयोजकता के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है।
उसी प्रकार से जब हम देखो यहाँ पर फिल हो गया ना, यहाँ पर एल शेल के अंदर अधिकतम कितने आ सकते थे, हमने फॉर्मूले से निकाले थे कि एल शेल के अंदर अधिकतम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और नियॉन का नंबर आते आते उसके अंदर 8 पूरे भर गए हैं। मतलब अब अगर मैं अगले तत्व के लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊंगी तो उसके लिए जो अगले इलेक्ट्रॉन होंगे वो नेक्स्ट शेल के अंदर जाएंगे, मतलब एम शेल के अंदर जाएंगे। तो यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं के एल एम और एन। तो सोडियम के पास में 11 है, तो 2 भर दिए यहाँ, 8 भर दिए यहाँ, 10 और एक यहाँ जाएगा, तो एक 11। उसी प्रकार से मैग्नीशियम के लिए 282, एल्यूमिनियम के लिए 283, सिलिकॉन के लिए कितना हो जाएगा 284। देखो मिलाते जाओ, टोटल करते जाओगे ना वैसे ही हो जाएगा, 2 और 8 18, 2 और 8 10, 10 + 4 14। तो यहाँ पर नंबर भी 14 है, जो 14 इलेक्ट्रॉन हमें अरेंज करने थे कर दिए हमने। इसी प्रकार से फोस्फोरस का लिख लेंगे 285, सल्फर के लिए 286, देन क्लोरीन के लिए 287, एंड फॉर एर्गन इट विल बी 2 8 एंड 8। यहाँ पर फिर से हमारा नोबल गैस है, नोबल गैस आते ही ना ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, तो बिल्कुल फिल हो गया। पोटेशियम हो गया हमारा यहाँ पर नेक्स्ट, मतलब जैसे हम पोटेशियम के लिए लिखना चाहते हैं ना, तो हमें एक रूल दिमाग में और आता है कि रूल नंबर 2 जो कहता है कि सबसे बाहर वाली कोश में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। आप 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन तभी भर सकते हो जब उसे पीछे वाली कंप्लीटली भरी हुई हो। तो इस चीज को हम और ज्यादा ठीक से समझ लेते हैं। यहाँ पर हम पोटेशियम का लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 8, 9 नहीं लिखूंगी क्योंकि रूल नंबर 2 कहता है कि 8 से ज्यादा नहीं भर सकते हो आखिरी वाली शेल में, तो इसका इस तरीके से हो जाएगा। कैल्शियम के लिए कितना हो जाएगा 2 8 8 और 2। अब यहाँ पर हम कैल्शियम को देख रहे हैं, जब हम कैल्शियम को यहाँ पर देखते हैं तो हमने भरा है इसमें 2 8 8 और 2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर हम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन भर देते तो ये रूल नंबर 2 का, नियम नंबर 2 का उल्लंघन हो जाता। और रूल नंबर 2 को फॉलो करने के लिए हमने यहाँ पर भरे हैं इसमें 8, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन को हमने अगले कक्ष में यहाँ डाल दिया है। अब जब हम स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, पहले में 2 ही आएंगे, दूसरे में 8 ही आएंगे, बचे हुए में अगले में कितने भरे, ये कंफ्यूजन है कि भाई तीसरे वाले की क्षमता तो 18 है, यहाँ पर उसने रूल फॉलो करने के लिए अपने अंदर 8 ही भरे और अगले इलेक्ट्रॉन्स को अगले वाले मतलब एन शेल में डाल दिया। तो अब स्कैंडियम में क्या होगा, क्या स्कैंडियम में भी यही होगा, हम 8 और 3 लिखे या फिर इसके लिए कुछ और चीज होगी। तो बच्चों यहाँ पर जब हम स्कैंडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे 8 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 2। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर पैटर्न कि इसने रूल नंबर 2 को फॉलो किया, और रूल नंबर 2 कब तक फॉलो होगा, जब तक यहाँ पर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। मतलब 8 भरने के बाद में अगले के अंदर कितने भरेंगे, सिर्फ 2 ही भरेंगे। इसकी क्षमता 18 है ना, तो 18 ना भर के ही अपने में 8 भरेगा रूल नंबर 2 को फॉलो करने के लिए, और बचे हुए इलेक्ट्रॉन अगले वाले शेल के अंदर भरने लगेगा, अगले वाले हाँ, तो जो हमारा एन शेल है यहाँ पर उसके अंदर इसको भरने लगेगा। अब आगे हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही स्कैंडियम पे जाता है तो अब क्या स्कैंडियम के लिए इसका अब ये बोल रहा है कि ठीक है, एन शेल बोल रहा है कि ठीक है भर लिया हमने, रूल नंबर 2 तुमको फॉलो करना था, सही बात है, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए, उससे ज्यादा नहीं भरेंगे। अब अपने इलेक्ट्रॉन खुद भरो, अपने वाले के अंदर भरो, मतलब एम जो है एन उसको क्या बोल रहा है कि अब जो नए इलेक्ट्रॉन है तुम अपने अंदर फिल करो, तुम्हारी कैपेसिटी 18 है, सारे के सारे मैं क्यों अपने अंदर फिल करूं। तो इस वजह से क्या होगा कि जो स्कैंडियम है वो अब यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा वापस, स्कैंडियम के अंदर जो एम शेल है वो कितने इलेक्ट्रॉन भरेगी, 9 इलेक्ट्रॉन भरेगी, और बाहर 2 ही रहेंगे। इसी प्रकार टाइटेनियम के लिए क्या हो जाएगा 2 8 10 और 2। वेनेडियम के लिए कितना हो जाएगा 2 8 11 और 2। तो कुछ इस प्रकार से चीजें चलती हैं, पर ऐसा हो क्यों रहा है, क्या है, कितना कंफ्यूजन है। तो ये चीज अगर हम इस वाले स्कैंडियम से अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने लगे तो इस चीज को समझने के लिए हमें ये रूल्स काफी नहीं होंगे, हमें स्टैंडर्ड 11 के कुछ रूल्स को यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड 11th के रूल्स क्या कहते हैं कि स्टैंडर्ड 11th के बेस पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में यहाँ पर ऑर्बिट्स थी, ऑर्बिट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी ऑर्बिट्स के बारे में हमने पढ़ी है, के ऑर्बिट, के एल एम और एन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब के एल एम और एन के बाद में हम उनको डिवाइड कर देते हैं शेल्स के अंदर, मतलब हर ऑर्बिट के अंदर होते हैं शेल। जैसे घर है, घर के अंदर होते हैं कमरे, क्या है, घर है, घर के अंदर होते हैं कमरे। तो उसी प्रकार हम चीजों को यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास में के शेल है, एल शेल है, एम शेल है और एन शेल है। ये रही के,
एल एम एन। इन ऑर्बिट्स के अंदर ये जो के एल एम एन है हमारे पास में, इन शेल्स के अंदर होते हैं सब शेल्स। और कौन से सब शेल्स होते हैं? वो हमारे सब शेल्स होते हैं एस पी डी एफ। कौन कौन से सब शेल्स होंगे हमारे पास में? सब शेल्स होंगे हमारे पास में एस पी डी और एफ। के शेल के पास में सिर्फ एस होती है, एल के बाद में क्या होगी? एल के पास में होती है एस और पी, एम के पास में होती है एस पी और डी, और एन के पास में होती है एस पी डी एफ। अब इन सब शेल्स के पास में भी क्या होगा? ये थी हमारे पास में शेल्स, शेल्स के पास में थी सब शेल्स। अब इन सब शेल्स के पास में भी क्या होता है? ऑर्बिटल्स होती हैं अंदर। क्या होती है? ऑर्बिटल्स। हर सब शेल के पास में स्पेसिफिक नंबर की सब शेल, हर सब शेल के पास में स्पेसिफिक नंबर की ऑर्बिट होती है। अगर आप उसको अरेंज करना चाहो तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सब शेल, और यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा है ऑर्बिटल्स को। कितनी सब शेल है हमारे पास में? एस पी डी और एफ। ठीक, एस सब शेल के पास में एक ऑर्बिटल ही होगी। पी सब शेल के पास में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 ऑर्बिटल होती है। डी सब शेल के पास में कितनी ऑर्बिटल होगी? डी सब शेल के पास में हमारे यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स होगी, और एफ सब शेल के अंदर हमारे पास में 7 ऑर्बिटल्स होगी। और हर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, हर ऑर्बिटल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो हम अगर ये देखें कि एस ऑर्बिट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, तो देखो मैं यहाँ पर पूरा लिख रही हूँ। के पास में कितनी ऑर्बिटल है? के के पास में कितने सबशेल है? एस सबशेल है। एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिट है? ऑर्बिटल्स है। एस सबशेल के अंदर कितनी ऑर्बिटल्स है? एक ऑर्बिटल है। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो के शेल में मैक्सिमम फिर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फिर अगर मैं एल की बात करती हूँ तो एल के पास में एस सबशेल भी है और पी सबशेल भी है। एस सबशेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ही आ पाएंगे। पी सबशेल के पास में कितनी ऑर्बिटल्स है? 3 ऑर्बिटल्स है। तो प्रत्येक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 3 ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मतलब एल सबशेल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं। यही तो हमने पढ़ा था 2n² वाले रूल से। एम की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एम के पास में हमारे यहाँ पर 3 सबशेल्स होती हैं। कौन सी? एस, पी और डी। एस के पास में 1 ऑर्बिटल, पी के पास में 3 ऑर्बिटल, डी के पास में 5 ऑर्बिटल। हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2, 6 और 10। टोटल कितना हो गया? 18। यही तो पढ़ा था हमने, जो पढ़ा था वही तो आ रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम n को देखते हैं तो n के अंदर, n के पास में कितनी सबशेल्स होती हैं? s भी होती है, p भी होती है, d भी हो सकती है, f भी हो सकती है। s के अंदर कितनी ऑर्बिटल है? 1, p के अंदर है 3, d के अंदर है 5 और f के अंदर है 7। मतलब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इंटू 1, 2 इंटू 3, 2 इंटू 5, क्योंकि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ सकते हैं इसलिए 2 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 इंटू 7, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 14 इलेक्ट्रॉन। दिस इज 10। अब इसको टोटल कर लो, कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? देखो 6 और 14, 20 हो गए। 20 और 10, 30, 30 और 2, 32। और रूल के अकॉर्डिंग हमने यही तो पढ़ा था, 2n² वाले रूल को। यही तो 2n² रूल कहता है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल शेल में 8 आते हैं, एम शेल के अंदर 18 आते हैं और एन के अंदर 32 आते हैं। यही चीज हमने पढ़ी थी, तो यहाँ पर ये चीज हमने पढ़ ली है।
और उस चीज़ को हमने और ज़्यादा ग्रैंड लेवल पर देख लिया कि एक स्टेप आगे जा कर के देख लिया कि ऐसा कैसे हो रहा था। तो हमने देखा कि हमारे पास में जो KLMN शेल्स थी, इसके अंदर भी सब शेल्स होते हैं। जैसे मान लो एक फ्लैट है, एक बड़ी-सी बिल्डिंग है, तो वो बिल्डिंग क्या हो जाएगी, हम बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, अलग-अलग फ्लोर्स होते हैं। तो वो फ्लोर्स क्या हो गए हमारे लिए, वो फ्लोर्स हो गए हमारे लिए शेल्स। फिर हर फ्लोर के ऊपर अपार्टमेंट होता है, 2-3 अपार्टमेंट होते हैं, तो वो अपार्टमेंट हो गए हमारे लिए सब शेल। हर अपार्टमेंट के अंदर रूम होंगे। क्या बोल रही हूँ मैं कि यहाँ पर आप इस चीज को कैसे समझ सकते हो, यहाँ पर आप इस चीज को ऐसे समझोगे कि हमारे पास में जैसे मान लो कि एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या होंगे, अलग अलग फ्लोर्स होंगे। तो हमारे पास में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर क्या होते हैं, फ्लोर्स होते हैं। तो फ्लोर्स यहाँ पर कौन है, फ्लोर्स है हमारे यहाँ पर शेल। कौन है, KLMN शेल। हर बिल्डिंग के ऊपर, हर फ्लोर के ऊपर क्या होंगे, हर फ्लोर के ऊपर फ्लैट्स होंगे। बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं ना, है ना, फ्लैट्स होते हैं। जैसे आप अपार्टमेंट्स देखोगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग देखोगे, तो क्या होगा, हर फ्लोर पर, हर मंजिल पर 2-2 4-4 अपार्टमेंट होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर शेल के अंदर क्या होती है, सब शेल्स होती हैं। कौन सी सब शेल्स हैं, वो सब शेल्स है हमारी SPDF। हर फ्लैट के अंदर रूम तो हो गई बट ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पर रूम जैसा क्या है, यहाँ पर रूम जैसे हैं हमारी ऑर्बिटल्स, और उस ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या भरते हैं, इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये ऑर्बिटल हमारी क्या हो जाती है, ये हमारी ऑर्बिटल है। SPDF के अंदर जो हमारे पास में रूम जैसा बना हुआ है ना, कि यहाँ पर हमारे पास में ये S ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल्स है कि इसके अंदर 3 सेक्शन है, 3 रूम है, ठीक है। फिर वापस S के पास में 1 है, P के पास में 3 है, D के पास में कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर इसके पास में 1, इसके पास में 3, इसके पास में 1 2 3 4 और 5, और इसके पास में कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से कुछ यहाँ पर एक जनरल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अब कैसे हम अरेंज करेंगे बाकी चीजों को, 10th लेवल के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हम कैसे स्कैंडियम से जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, फिर उस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेसिस पर हम संयोजकता निकालना सीखेंगे। लेकिन वो सीखेंगे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए बच्चों इस चीज को प्रैक्टिस करो, इस चीज को समझो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय।